सो वेरी गुड मॉर्निंग, नहीं आफ्टरनून नहीं मॉर्निंग, देखो ऐसा हो जाता है लेट होने के चक्कर में आफ्टरनून आ जाता है, इसलिए टाइमिंग को लेकर सोच रहा था। चलें, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आपकी जो शक्लें बता रही हैं वो ऐसे लग रहा है कि सब बढ़िया ही चल रहा होगा। चलें साहब, सो अभी तक हमने दी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कर दिया है साहब समाप्त, और आज से हम चालू कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसकी जो पहली यूनिट है साहब वो ये रही, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। समझिएगा साहब, एक एक्ट बनाया गया 1872 में जिसका नाम हुआ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसमें अगर आप सेक्शन नंबर 75 से लेकर सेक्शन नंबर 125 तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक्चुअली वो सेक्शन मिसिंग है। सो वो सेक्शन साहब कहां गए, तो वो सेक्शन चले गए साहब दो एक्ट के अंदर, जिसमें एक एक्ट हुआ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और एक और एक्ट बना जिसका नाम हुआ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो बेसिकली आप ऐसा समझें कि एक बहुत अच्छा परिवार था जिसमें तीन लोग मिलकर रहते थे। एक थे फादर साहब जिनका जन्म पहले हुआ 1872 में, जिनका नाम रखा गया द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उनके दो बच्चे हुए छोटे छोटे बड़े प्यारे, जो पहले तो साथ में रहते थे। एक बच्चे का नाम था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और एक का नाम था पार्टनरशिप। अब जब बच्चे बड़े हुए तो बच्चों ने जिद करी कि हमें अलग घर दे दो, हम अलग रहेंगे। तो पहला बड़ा बेटा जो था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसको घर दिया गया 1930 में। छोटे बच्चे ने थोड़ा तो एडजस्ट किया, 2 साल के बाद उससे भी नहीं रहा गया। उन्होंने कहा आपने बड़े भैया को घर दिया तो हमें भी घर दो। तो दूसरा घर 1932 में बनाया गया जिसका नाम हुआ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो आप ये देखेंगे कि जब मैं बात करता हूँ 1872 की, मतलब पिताजी बड़े होते हैं साहब। पिताजी क्या बोलते हैं, बच्चा कैसा भी हो हमारा है, चाहे नालायक हो चाहे लायक हो। मतलब साहब द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो स्कोप है बहुत वाइडर है। इफ देयर आर टू पार्टीज मेकिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो 1872 में आता है। बट इफ यू आर मेकिंग अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स, तो वो बच्चे का काम है साहब, वो किस में आएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। मतलब साहब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो बहुत स्पेसिफिक बात करेगा, बहुत लिमिटेड बात करेगा। इफ देयर आर टू पार्टीज मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स, तो साहब ये सोगा उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज साहब सोगा एप्लीकेबल नहीं होगा। बोलो बात समझ में आई साहब? मतलब यहां पर भी दो पार्टीज होने वाली हैं साहब। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम दोनों पार्टीज को बोलते थे प्रोमेसर, प्रोमेसी, बट इन केस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट उन्हीं पार्टीज का नाम हो जाएगा बायर एंड सेलर। They are making a contract relating to sale of goods. That means we have to make a clarification. हमें डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी कि साहब गुड्स मतलब क्या, क्योंकि लॉ ने स्पेसिफाई कर रखा होगा ना कि गुड्स की डेफिनेशन में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। साहब जब दो पार्टीज आएंगी बायर और सेलर, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा खरीदने और बेचने का, किस चीज को, गुड्स को लेकर, तो हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। साहब अगर आपको एक सेक्शन याद आता हो, एक सेक्शन था सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, विच क्या बताता साहब, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब साहब आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, उसका वैलिड होना बड़ा जरूरी है। वैलिड बोले तो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। तो साहब उस एक्ट के, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ हमने इंग्रेडिएंट पढ़े थे। अगर वो इंग्रेडिएंट अवेलेबल हो तो ही एक जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड कहलाता था। वैसे साहब यहां पर भी तो हमने क्या बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट ही बनाना है, तो इसमें भी कुछ तो स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट होने चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, वैलिड बनेगा, तभी वो क्या होगा, इनफोर्सिएबल होगा। चलेगा साहब? अब क्योंकि हम नया एक्ट चालू कर रहे हैं तो एक एक्ट के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जिसमें सेक्शन नंबर 1 क्या बताता है साहब, एप्लीकेबिलिटी। साहब किसी भी दुनिया में किसी भी एक्ट का जो सेक्शन नंबर 1 होता है वो ऑलवेज क्या बताता है साहब, एप्लीकेबिलिटी। कि साहब ये जो एक्ट है जिसका नाम है दी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सो सेक्शन 1 के अंदर उसका नाम स्पेसिफाई होगा, तो नाम तो ये रहा सामने। साहब दूसरा वो क्या बताएगा, ये एप्लीकेबल कहां पर है, सो एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ द इंडिया। बिफोर द रिमूवल ऑफ 370, आर्टिकल 370 रिमूव होने के पहले लिखा होता था एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर।
but after the removal of article 370 it is applicable including Jammu and Kashmir. So हम बोलेंगे the sales of goods act 1930 applicable on whole of India. ये रहा साहब सेक्शन नंबर 1. सेक्शन नंबर 2 किसकी बात करता है साहब? ऑल द रेलेवेंट डेफिनेशन. साहब इस एक्ट को जब हम पढ़ेंगे तो आगे जाकर बहुत छोटी छोटी बातें आएंगी, छोटी छोटी डेफिनेशन आएंगी, तो वो सारी डेफिनेशन कहां पर लिखी होती साहब? सेक्शन नंबर 2 के अंदर. तो किसी भी एक्ट का जो सेक्शन नंबर 2 होता है वो अपने अंदर क्या लेकर आता है? ऑल द रेलेवेंट डेफिनेशन रिलेटिंग टू दैट एक्ट. बोलो साहब चलेगा? अब अभी तो फिलहाल ताजी ताजी बात यह है साहब कि हमें एक डेफिनेशन तो चाहिए. बायर मतलब क्या, सेलर मतलब क्या, गुड्स मतलब क्या, ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. और उसके साथ एक और छोटी सी साहब प्राइस, क्योंकि जब भी सेल और परचेज होगा तो साहब एक प्राइस पर होगा. तो हमें 4 डेफिनेशन तो अभी लगे हाथ चाहिए ही चाहिए हैं. शुरुआत करेंगे साहब उसी चीज से. सो आप सभी का भरपूर स्वागत है साहब. इस पूरे चैप्टर में क्या होने वाला है, ये इतनी सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं. कोशिश करेंगे साहब ये पूरा एक्ट 7 दिन में खत्म कर दिया जाए. सो आज डेट हो रही है 14th of अप्रैल, 7/4/11/21. सो अगर आप एक दिन का भी लेक्चर मिस करते हैं तो बड़ी टेंशन में बात आ जाएगी. चलेगा साहब? सो यहां पर लेक्चर मिस करने का तो कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है. चलेगा साहब? आइए साहब एक बार थोड़ा सा कुछ तो पढ़ लेते हैं. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज वन ऑफ द स्पेसिफिक फॉर्म. स्पेसिफिक क्यों बोला साहब? क्योंकि ये एक्ट लिमिटेड है. ये अपने अंदर केवल और केवल उन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आएगा विच आर रिलेटिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स. बाकी इसको किसी चीज से मतलब नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज एंड रेगुलेटेड बाय लॉ इन इंडिया. Sale is a typical bargain between buyer and seller. The Sales of Goods Act 1930 allow the parties to modify the provision of law by express stipulations. However, in some cases, this freedom is severely restricted. ठीक है साहब. Sales of Goods Act 1930 is an act to define and amend the law relating to sale of goods. It extends to whole of India. It came into force on 1st of July 1930. साहब कब फोर्स में आया था ये? 1 जुलाई 1930 को. एक जमाने में जब सीपीटी हुआ करता तो उस समय एमसीक्यू आते थे. एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते थे कि बताओ साहब ये एक्ट कब फोर्स में आया. बट ऑल्दो अभी तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट फिर भी नॉलेज के पर्पस से तो हमें पता होना चाहिए. तो साहब 2 चीजें याद रखनी है, होल ऑफ इंडिया और 1 जुलाई 1930. चलें साहब? आइए साहब स्कोप ऑफ एक्ट बता रखा है. ये रही साहब डेफिनेशन नंबर 1, बायर एंड सेलर. सो सेक्शन 2 क्लॉज 1. अरे हाँ ना? चलो साहब. बायर मींस अ पर्सन हु बाय और एग्री टू बाय. साहब 2 बातें उन्होंने बोली साहब. बायर मींस अ पर्सन हु बाय, मतलब आपने इमीडिएटली कोई चीज को परचेज किया, आप कौन हो? बायर हो. लेकिन साहब आपने इमीडिएटली परचेज नहीं किया है, आप एग्री कर रहे हो कि आने वाले टाइम में मैं आपसे ये चीज खरीदूंगा. इन दैट केस ऑल्सो यू आर अ बायर. सो बायर मीन्स अ पर्सन हु बाय और एग्री टू बाय. अरे चलेगा क्या? चलो साहब सेलर मीन्स क्या होगा फिर? सेलर मीन्स पर्सन हु सेल्स और एग्री टू सेल. सेम साहब. बायर मीन्स पर्सन हु बाय और एग्री टू बाय. सेलर मीन्स पर्सन हु सेल और एग्री टू सेल. अरे बोलो चलेगा क्या? एक लाइन लिखी आगे, द 2 टर्म्स आर. साहब इनको पता है कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोला गया? क्योंकि जैसे ही एक पर्सन बेटा बायर बनता है वो बाय डिफॉल्ट सामने वाला कौन कहलाएगा? सेलर. इसलिए इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री. सो ये 2 टर्म, ये 2 कॉन्सेप्ट क्या है साहब? कॉम्प्लीमेंट्री है, रिप्रेजेंट द 2 पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. अगर आप बेसिक बात करोगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 2 पार्टीज तो चाहिए साहब. तो 2 पार्टीज यहां पर कौन हो गई? वन इज बायर एंड सेकंड वन इज सेलर. बोलो साहब चलेगा? पक्का? अरे बोलो चलेगा साहब. दूसरा डेफिनेशन सबसे खतरनाक, सबसे जबरदस्त, सबसे जरूरी, वो है साहब गुड्स. आइए साहब आज की पूरी एनर्जी इसी पर लगाना है. चलें साहब पढ़ते हैं. गुड्स मींस, उन्होंने बोला गुड्स को डिफाइन करना चालू किया कि साहब गुड्स का मतलब होगा एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज. सो प्रॉपर्टी कैन बी ऑफ 2 टाइप, वन इज मूवेबल एंड सेकंड वन इज इमूवेबल. साहब यहां पर गुड्स की डेफिनेशन में कौन कवर होगा?
मतलब जो आपकी लैंड बिल्डिंग वगैरह ये हैं जो इमूवेबल हैं, क्या वो गुड्स कहलाएंगी? आंसर इज नो। लेकिन साहब इतना अकेले बोलने से काम चल नहीं रहा है, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर अटैच टू लैंड। लेकिन जब भी वो बेची जाएंगी तो उनको लैंड से क्या कर दिया जाता है? अलग। जैसे ट्रीज वगैरह हो गए, जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए, जैसे क्रॉप्स हो गई, ये रहती तो थिंग्स अटैच टू लैंड है, लेकिन जब इनको बेचा जाता है तो जमीन से अलग करके ही बेचा जाता है। तो ये तो पहले भले मूवेबल थी, लेकिन बाद में बेचते समय क्या हो जाती है? मूवेबल। तो फिर तो ये बड़ी दिक्कत आ जाएगी, वो तो कभी गुड्स की डेफिनेशन में फॉल ही नहीं होंगी। तो उन्होंने बोला कि साहब जनरल मीनिंग आप समझो, गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल। इसको बोलने से एक और दिक्कत आ गई, साहब कुछ चीजें ऑलरेडी मूवेबल तो हैं लेकिन उनको हम गुड्स नहीं बोल सकते। से फॉर एग्जांपल मनी इन सर्कुलेशन, जो आपके हमारे जेब में बेटा पैसा पड़ा है वो है तो मूवेबल, लेकिन उसको हम गुड्स नहीं बोल सकते। तो इनिशियल में साहब हमने क्या समझा? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये रही साहब कहानी। साहब क्या करें? गुड्स मींस माइनस प्लस। माइनस बोले तो साहब गुड्स की डेफिनेशन में ये दो चीजें कभी भी नहीं आएंगी, और प्लस बोले तो साहब गुड्स की डेफिनेशन में ये चीजें इंक्लूड होंगी। अरे हाँ ना? अरे पक्का? सो साहब क्या पढ़ा मैंने? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी प्लस प्लस stock and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of land which agreed to be served. अरे चलता क्या? माइनस एक्शनेबल क्लेम एंड मनी इन सर्कुलेशन। ये है कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ गुड्स। साहब ये तो आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा एक्ट ही इस शब्द पर ही डिपेंड करता है। तो अगर आपको यही याद ना हो तो साहब काम कैसे चलेगा? अरे चलता क्या? चलो साहब कोशिश कर लेते हैं गुड्स की डेफिनेशन को याद करने की। चलो साहब पूरी एनर्जी के साथ, पूरा पूरा एनर्जी डालेंगे साहब, पूरी एनर्जी डालेंगे। चलो साहब, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी प्लस प्लस में आई साहब चार चीजें, स्टॉक एंड शेयर्स, growing crops, grass and things attached to and forming part of, minus actionable claims and money in circulation. अरे चलता क्या? पक्का? बताएंगे बेटा, अभी तो मैं कहां गया, क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे चलता क्या? पक्का? सो साहब गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज प्लस 4 माइनस 2। हाँ इसको प्लस 4 माइनस 2 नेट मत कर देना, हाँ मैथमेटिक्स में नेट कर दो। तो चार चीजें इंक्लूड करी और दो चीजें उन्होंने बाहर करी। चलेगा साहब? अब कहानी आई सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शनेबल क्लेम। साहब आप समझो ऐसा कोई क्लेम जिसको आप रिकवर कर सकें बाय मेकिंग एन एक्शन। एक्शनेबल, एक्शन प्लस एबल, सो हो गया एक्शनेबल। मैंने आपको उधारी दी, मैंने आपको कोई डेट दी, मैं उसको रीपे करवाने के लिए क्या कर सकता हूं साहब? एक्शन ले सकता हूं। तुम चुका नहीं रहे हो, मैंने बोला सी यू इन दी कोर्ट, मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल करूंगा इस पैसे को रिकवर करने के लिए। इसको बोलते हैं साहब एक्शनेबल क्लेम। लेकिन साहब जो एफडीआर होता है, एफडीआर बोले तो फिक्स डिपॉजिट, इट इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम। क्योंकि एक्शनेबल क्लेम नहीं है, दैट सिंपली मींस इट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। क्योंकि साहब आप मुझे बताओ, आपने एक एफडी करवाई, आपने पैसा जमा कर दिया, उसके अगेंस्ट आपको एक स्लिप कुछ तो दी होगी ना? क्या उसको आप किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो? आंसर इज यस। क्यों नहीं कर सकते हो साहब? इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन साहब जो आपका राइट है कि मैं आपसे पैसा रिकवर कर सकता हूं, कोई डेट आपसे वापस ले सकता हूं जो मैंने आपको, इट इज अ राइट। अब राइट को कैसे ट्रांसफर करोगे साहब? तो उन्होंने बोला कि साहब एक्शनेबल क्लेम मतलब कोई राइट अगेंस्ट योर डेट, तो वो हो जाता है साहब एक्शनेबल क्लेम। और एक्शनेबल क्लेम कभी भी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता है। यहां पर एफडीआर को लेकर कहीं तो कुछ लिखा होगा, ये लिखा है साहब। बेचते हैं मतलब? फैक्टरिंग जैसा क्या? फैक्टरी जैसा क्या कुछ?
नहीं, वो कॉन्सेप्ट अलग होता, वो तो हमने एक सर्विस ली है फैक्टर की ताकि हमारी इनवॉइसेस को रिकवर किया जा सके, और अल्टीमेटली राइट तो आपका बन रहा है ना, वैसा हम बोल रहे हैं। एक्शनेबल का मतलब आप समझो एक्शन प्लस एबल, किसी डेट को रिकवर करने के लिए क्या मैं आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता हूं? इफ आंसर इज यस, इट इज एन एक्शनेबल क्लेम, एंड एक्शनेबल क्लेम इज नॉट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। गुड्स बोले तो साहब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी प्लस स्टॉक एंड शेयर्स ग्रोइंग, अरे बोलो ना राजा साहब, अगर ऐसा रहा तो काम घर पर जाके मेहनत करनी है, यहीं करनी है कि घर पे भी करनी है? घर पर जाने के बाद बचता ही क्या है आपकी जिंदगी में? तो क्यों खुद को इतना परेशान कर रहे हो? हैं? कोरे कागज पर रो रहे हो तुम, कोरे कागज पर रो रहे हो तुम, मैं तो समझा पढ़े लिखे हो तुम। क्या कहा तुमने दूर जाना चाहते हो? क्या कहा तुमने मुझसे दूर जाना चाहते हो? इसका मतलब जा चुके हो तुम। समझदार के लिए सारा काफी है। हाँ, शायरी की एक खास बात है कि समझ में सबको आती नहीं, और मेरी कभी जाती नहीं। आओ साहब, सो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी प्लस स्टॉक एंड शेयर्स, growing crops, grass and things attached to and forming part of land, minus actionable claim। भारत माता की बहुत बढ़िया। चलो साहब, आइए साहब आगे बढ़ते हैं। अब अभी तो आपने केवल यह सीखा कि गुड्स का मतलब क्या होता है, अब हम ये सीखेंगे कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं। तो साहब गुड्स को बेसिकली क्लासिफाई किया गया तीन में, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। और एग्जिस्टिंग गुड्स के तीन टाइप राजा, स्पेसिफिक, असर्टेन एंड अनअसर्टेन। अब साहब ये क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है, आप उस बात को समझें। साहब आपका जिस टाइप का गुड्स होता है ना, अकॉर्डिंग टू दैट ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है, और जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है ना, उसके साथ साहब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, इतनी बड़ी बात है तो कहीं समझ पाओगे तुम। से फॉर एग्जांपल मैं अभी लोटस गया, और क्योंकि गर्मी तुमको लगी रही तो मैंने एक एसी परचेज किया, ठीक है साहब। अब लोटस तो अपना पास में ही है, मुझे वहां से कहीं और भी जाना था, तो मैंने कहा हे लोटस वालो, मेरा एसी तुम रख लो, मैं आते समय ले लूंगा। उनने कहा राजा ठीक है रख दो, क्या दिक्कत है। अब वो एसी रखा था, मैं चला गया मेरे काम से, मैं चला गया मेरे काम से। अब कोई और आया होगा लोटस में, उनके साथ उनका बच्चा भी आया, बच्चे ने एसी वेसी पे चढ़ चढ़ के ना एसी को तोड़ दिया, उसके जो विंग्स थे वो क्या हो गए। मैं आया, मैंने कहा साहब मेरा एसी दो, तो उनने मुझे थैली में भर के दे दिया कि पकड़ो आपका एसी, घर पे जाके जोड़ लेना। उनने 2 फेविक्विक भी दी मेरे को, उन्होंने कहा आराम से चिपकाना इसको। अब प्रॉब्लम यार मैं वो लूंगा नहीं, मैंने कहा नहीं मैंने नया एसी खरीदा है, तुम टूटा टाटा दे रहे हो, क्या कर रहे हो भाई। उन्होंने कहा साहब हमारी भी जिम्मेदारी नहीं, वो तो तुम छोड़ गए थे। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा कि साहब जो ये नुकसान हुआ है, जो डैमेजेस हुए, इसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं बेटा, अगर आप ऐसे आंसर दे दोगे ना कि सेलर करेगा, क्योंकि तुम बायर हो बेटा। अब लोटस के मालिक बनकर देखो, तुम बोलो हम बिल्कुल नहीं देंगे, हम क्यों दें, तुम ले जाते, एक तो तुम्हारा एसी रखा, अच्छा मतलब तुम्हारे एसी को ही ताकते रहे हैं, मतलब हम दुकान नहीं चलाएं अपनी, सोच कर देखो बेटा। तो इसका जवाब आपको मिलता है कहां पर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। हमें यह देखना पड़ेगा कि साहब ओनरशिप किसकी थी, ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई, क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड उसके पहले का है या। मैं उल्टा बोलता हूं आपको, मैं उल्टा बोलता हूं। एसी को जैसे ही मैंने उठाया, एसी में से कुछ बजने की आवाज आई, उसमें से ले गोल्ड के बिस्किट गिरे 2-3, आहा, मैंने जल्दी से समेटे ऐसे बिल्कुल लेट के, मैंने कहा ये मेरे हैं मेरे हैं। लोटस वाला क्या बोला, अरे तुम्हारे कैसे हो गए, एसी हमने बेचा तो गोल्ड के बिस्किट किसके, ये रिवॉर्ड है। अब बताओ, अब तुम बोलोगे नहीं नहीं मेरे हैं मेरे हैं। सुख सबको चाहिए जीवन में, दुख किसी को नहीं चाहिए है। अक्सर सबको संभालने वाला अक्सर तन्हा ही रह जाता है, क्योंकि उसको संभालने वाले कम ही होते हैं साहब। तो वैसे ही है साहब कहानी, ठीक है। तो ऐसे जवाब नहीं दिए जाते भाव विभोर होके, हैं बिल्कुल इमोशन, नहीं नहीं एसी का पैसा तुम ही दोगे, अरे ऐसे कैसे दोगे साहब। आइए साहब, वो कहां से पता चलेगा ओनरशिप ट्रांसफर हुई या नहीं, क्योंकि ओनरशिप के साथ एक चीज हमेशा ट्रांसफर होती है, वो है रिस्क एंड रिवॉर्ड।
और ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ, तो इसलिए हमें ये टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ने हैं साहब। बोलो क्या पंचायत समझ में आई? पक्का? आइए साहब, पहला टाइप क्या लिखा है? एग्जिस्टिंग गुड्स। साहब ये रहा एग्जिस्टिंग गुड्स। उन्होंने बोला साहब एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है सच गुड्स एज आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दोज ओन्ड और possessed और एक्वायर्ड बाय सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। बहुत सिंपल बात बोल रहा है साहब, जिस गुड्स को बेचने खरीदने की बात चल रही है वो गुड्स अगर जिस समय पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया गया, क्या सेलर के पास था, क्या सेलर की पोजीशन में था, क्या सेलर की ओनरशिप में था? आंसर इज यस, तो वो कहलाएगा एग्जिस्टिंग गुड्स। साहब गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अरे हां पक्का? कई बार ऐसा होता है कि आप शोरूम में गए, वहीं पर वही टीवी आपको चाहिए जो रखी हुई है, वो उसकी पोजीशन में है, उसकी ओनरशिप में है। कभी कभी ऐसा होता है उसका मॉडल टंगा हुआ है लेकिन वो बोलेगा मैं इसको गोडाउन से बुलवाऊंगा, मतलब साहब उसकी पोजीशन में भी है और ओनरशिप में भी है। अगेन इट इज अ एग्जिस्टिंग गुड्स। अरे हाँ ना? सो एग्जिस्टिंग गुड्स बोले तो साहब ऐसा गुड्स जो एग्जिस्टेंस में हो, कब? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर हुआ बिटवीन बायर एंड सेलर, क्या जिस गुड्स को लेकर बात हो रही है क्या वो गुड्स एग्जिस्टेंस में था? इफ आंसर इज यस देन इट इज। बोलो साहब बात समझ में आ रही? पक्का पक्का पक्का। वो साहब देखो कैसे ओनरशिप में भी हो सकता है, पोजीशन में भी हो सकता है और एक्वायर्ड बाय भी हो सकता है। अरे हाँ ना? कभी कभी आपने देखा कोई सामान आप खरीदने जाते उसके पास नहीं होता, वो बगल वाली दुकान से ले आता है, इट इज एक्वायर्ड बाय। अरे अक्सर नोवेल्टी मार्केट में ऐसा होता है, आप बोलते हो साहब ऐसा कवर चाहिए जिसमें लाइट लगी हो, जब फोन आए तो भले फोन ना बजे कवर बजे। वो बोलता है इतना अतरंगी कवर तो है नहीं, चलो मैं दूसरी दुकान पर देख के आता हूं। क्या जो वो दूसरा कवर लेकर आए क्या उसकी ओनरशिप है उस पर? आंसर इज नो, इट इज एक्वायर्ड बाय, पोजेस्ड बाय। आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए उसने एक्वायर किया है, पोजेस किया है, तो इसको बोलेंगे साहब एग्जिस्टिंग गुड्स। अब एग्जिस्टिंग गुड्स के कितने टाइप साहब? 3। पहला कौन सा? सब क्या लिखा है? स्पेसिफिक गुड्स मींस अ गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन। आप समझो साहब एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब वो गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। चलेगा? वो या तो मेरी गोडाउन में पड़ा है या मेरी दुकान में पड़ा है या क्या दूसरे के यहां से मैं लाके आपको दे दूंगा, वो एग्जिस्टेंस में तो है ना, तो ये एग्जिस्टिंग गुड्स है। लेकिन साहब उस एग्जिस्टिंग गुड्स को अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर करते समय एट द टाइम आइडेंटिफाई कर, हाँ हाँ यही टीवी चाहिए, मैंने क्या कर लिया है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर करते समय उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। इफ गुड्स आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो कहलाएगा साहब स्पेसिफिक। एग्जिस्टिंग का स्पेसिफिक, क्योंकि मैंने एज अ बायर स्पेसिफाई कर दिया है कि हाँ साहब मुझे यही मॉडल चाहिए, मुझे यही टीवी चाहिए। अरे हाँ, गेटिंग द कॉन्सेप्ट ना? सो गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड कब? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नोन एज। अरे समझ में आती क्या बात? अरे पक्का ना? लो साहब एग्जांपल नंबर 1 पढ़ लो। देखो स्पेसिफाइड एंड डिसाइडेड। मैं लोटस में गया, मैंने बहुत सारे मॉडल देखे और फाइनली सारे मॉडल को देखने के बाद एक मॉडल मुझे जम गया। मैंने कहा साहब यही पीस चाहिए। आइडेंटिफाइड, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कब? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ये कहलाएगा आपका स्पेसिफिक गुड्स। अरे हां, अरे चलता क्या? पक्का? चलो साहब दूसरा कौन सा होता है साहब? आप समझ कर देखिए, आई स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स में एक ही अंतर है साहब। अगर आप आइडेंटिफाई करते हो एट द टाइम तो वो कहलाता है स्पेसिफिक, और अगर आप आइडेंटिफाइड करते हो आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उसको बोलते हैं असर्टेन। अच्छा, आप कभी किसी शॉप पर गए हो, से फॉर एग्जांपल आप कुछ भी खरीदने जाओ, आप कभी कभी जाकर बोलते हो ऐसी दुकान, भैया वो वाला उठाकर देना। ये कौन सा गुड्स है? ये स्पेसिफिक गुड्स है।
आपने बोला भैया एक कोई भी चीज, से फॉर एग्जांपल बिस्किट, भैया वो वाला बिस्किट उठा कर देना, इट इज स्पेसिफिक गुड्स। भैया एक बिस्किट का पैकेट देना, वो लेकर आएगा दो चार, उसमें से हाँ ये वाला, इट इज असर्टेन गुड्स। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो। अरे गेटिंग द कॉन्सेप्ट। अब रियल लाइफ में दोनों में डिफरेंशिएशन करना बड़ा मुश्किल है साहब, हो भी नहीं पाता है, बट ठीक है ऐसा होता है तो होता है। चलो साहब पढ़ लेते हैं। अ सर्टेन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। हमने पहले एग्रीमेंट कर लिया है कि साहब मुझे ऐसी ऐसी एक चीज चाहिए, मैंने पूरे स्पेसिफिकेशन बता दिए, मतलब एग्रीमेंट एंटर हो चुका। अब एग्रीमेंट के तहत मैं आपको सामान दिखाऊंगा, एग्रीमेंट जैसा आपने स्पेसिफिकेशन बताया उसके हिसाब से अब मैं आपको सामान बताऊंगा। जब बताऊंगा आप उनमें से क्या करोगे, आइडेंटिटी। कब किया, एट द टाइम किया कि आफ्टर किया, उसको बोलते हैं साहब असर्टेन गुड्स। आप कभी मोबाइल फोन लेने जाओ वैसे थोड़ी दिखाएगा बजट बताओ, क्या स्पेसिफिकेशन क्या चाहते हो, उसके हिसाब से ही तो बताएगा। अरे गेटिंग, आपने बोला बजट 1 लाख रुपए, तो साहब फिर तो बात ही अलग हो गई, वो शुरुआती आईफोन से करेगा। अरे हाँ ना, आपने बोला बजट 300 रुपए है, वो बोलेगा भाई साहब ऑटो में करके दे देता हूं कि घर पैदल ही चले जाओगे। अरे गेटिंग द कॉन्सेप्ट ना साहब। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा तो असर्टेन, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा तो स्पेसिफिक। अरे चलता क्या ना, पक्का। पढ़ो आगे क्या लिखा है साहब। आर दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज। पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया है, उसके बाद अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो साहब उसको क्या बोलते हैं, ascertain goods. The term is not defined in the act but has been judicially interpreted. In actual practice the term ascertain goods is used in the same sense, जैसा मैंने बोला। अगर रियल लाइफ में आप देखोगे तो दोनों ही आपको एक जैसे ही मिलते हैं। बोलो चलेगा साहब, चलेगा कि ना चल पाएगा। आगे कुछ लिखा है बेटा जो काम का है। When from a lot, lot मतलब बल्क, बल्क में से, और आउट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनअसर्टेन गुड्स द नंबर और क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर इज आइडेंटिफाइड। अरे किसी भी गुड्स की बहुत सारी बल्क पड़ी है गोडाउन में, आपने बोला मुझे इतना सर मुझे तो 4 पीस चाहिए, उन बल्क में से आपने क्या करा, निकाले, वही क्या कहलाएंगे। अरे कभी गए हो कुछ खरीदने के लिए, खासकर नारियल, इतना बोरी भर के रखे हैं, उनने कहा निकाल लो सर अपने हिसाब से, फिर आप उठाते हो, हाँ ठीक है, आइडेंटिफाइड एंड असर्टेन। अरे हाँ ना, अरे हाँ, इतने बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूं, है मतलब नारियल लेके आऊं मैं यहां। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ें साहब। चले आगे, अगला क्या लिखा साहब, अनअसर्टेन गुड्स, गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और, अच्छा जिनको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया वो असर्टेन है, जिनको नहीं करा वो। कभी कभी ऐसा होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर कर दिया, उसने बोला साहब ठीक है अभी तो बाद में आपको दिखा दूंगा कौन से प्रोडक्ट हैं, मतलब आपने अभी आइडेंटिफाई, तो उनको जब आइडेंटिफाई किया ही नहीं गया है, उन पर अभी एग्री हुए ही नहीं हो आप, तो उनको क्या बोलेंगे, अनअसर्टेन गुड्स। अरे बोलो चलता क्या ना, चलें। दे आर इंडिकेटेड और डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल। साहब अनअसर्टेन गुड्स कौन से गुड्स हैं, जिनका आपको इंडिकेशन या जो डेफिनेशन दी गई है वो ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल। आप जब भी लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज ऐसी खरीदने जाते हो, लाइक आपने राइस खरीदना है, वो आपको 4 दाने बता देता है साहब ये है, ये सैंपल है, या बाय डिस्क्रिप्शन बेचा जाता है कि ऐसा ऐसा आएगा, मेरे पास अभी है तो नहीं बट आएगा ऐसा। अगेन सेल बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल, मतलब अभी तक आपने वो ओरिजिनल जो गुड्स खरीदना है उसको अभी आइडेंटिफाई नहीं किया है, मतलब वो असर्टेन नहीं हुआ है, तो वो कहलाएगा अनअसर्टेन गुड्स। बोलो साहब चलता क्या, आओ साहब वापस ऊपर आ जाते। क्या बोला मैंने, गुड्स के कितने टाइप होते हैं साहब,
तीन, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग में कितने? तीन, स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर आइडेंटिफाई कर लिए जाए एट द टाइम तो स्पेसिफिक, आफ्टर दी तो असर्टेन, और जिनको आइडेंटिफाई ही ना किया जाए तो वो है अनअसर्टेन। नाउ वी आर मूविंग ऑन फ्यूचर गुड्स। क्या लिखा साहब? मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, टू बी प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। साहब मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया, लेकिन जो गुड्स एज अ बायर आपको चाहिए वो है ही नहीं मेरे पास। या तो वो गुड्स स्पेसिफिकली मैं आपके लिए क्या करूंगा? प्रोड्यूस करूंगा, या तो मैन्युफैक्चर करूंगा, या कहीं और से लेकर आऊंगा। अरे समझते क्या बात को साहब? क्या बोला साहब? गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस और साहब जो मुझे मॉडल चाहिए, मैंने कोई ऐसा एसी बताया जो कस्टमाइज है। कस्टमाइज है मतलब ऐसा मॉडल मार्केट में अवेलेबल है नहीं, मैंने स्पेसिफिकेशन दी, उन्होंने कहा साहब ये मॉडल तो ऐसे मार्केट में आता नहीं, आपके लिए मैं बना दूंगा। मेरे लिए वो क्या करेगा? बनाएगा। जब बनाएगा तो साहब क्या होगा? क्या वो एग्जिस्टेंस में है? अभी नहीं, वो टू बी मैन्युफैक्चर्ड है, टू बी प्रोड्यूस्ड है। अरे चलेगा ना साहब, इसको और चेंज करते। मैंने कहा मुझे ये पीस चाहिए, ए मॉडल, उसने कहा मेरे पास तो अवेलेबल नहीं, आपके लिए ना मैं दूसरे किसी से लेकर दे दूंगा। इट इज टू बी एक्वायर्ड। लेकिन साहब ये मैं तीनों काम तब करूंगा जब आप पक्का बोलो। पता चले मैं लेकर आ जाऊं, तुम्हारा मन बिगड़ जाए, फिर एडवांस तो टोकन मनी तो देना पड़ेगा ना साहब। इसलिए तो लिखा है आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। आप एक काम करो साहब, मैं आपके लिए सामान बना दूंगा, प्रोड्यूस कर दूंगा, या कहीं और से ले आऊंगा, लेकिन शर्त क्या है? पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर हो जाना। तो एक ऐसा गुड्स जो टू बी मैन्युफैक्चर्ड हो, टू बी प्रोड्यूस्ड हो, या टू बी एक्वायर्ड हो आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसको बोलते हैं साहब फ्यूचर गुड्स। यस सर, यस सर। नेक्स्ट कौन सा होता है साहब? देखो कितना क्लियर लिखा है साहब। कंटिंजेंट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं साहब? जिनका एक्विजिशन सेलर डिपेंड अपॉन एन अनसर्टेन कंटिंजेंसी। साहब बहुत बार ऐसा होता है कि एज अ बायर आपने जो प्रोडक्ट मांगा है ये डिपेंड करता है, साहब मैं आपको ये चीज दे दूंगा अगर मुझे मिल गई तो। अब उसके यहां होगा ही नहीं तो मैं आपको कैसे दूंगा? जब किसी गुड्स का साहब एक्विजिशन डिपेंड करता हो किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर। मैंने जो पेंटिंग मांगी वो इतनी रेयर पेंटिंग है साहब कि सेलर ने क्या बोला कि अगर मुझे वो पेंटिंग मिल गई तो मैं आपको दे दूं। तो मिलना नहीं मिलना डिपेंड करता है। सो अगर किसी गुड्स का एक्विजिशन डिपेंड करता हो किसी कंटिंजेंसी के ऊपर, किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर, तो साहब इस गुड्स को बोलेंगे कंटिंजेंट गुड्स। बोलो, अरे बोलो। अगर किसी गुड्स का एक्विजिशन डिपेंड करता हो किसी कंटिंजेंसी के ऊपर, किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर, मैंने कोई इतना स्पेसिफिक गुड्स मांगा उससे, कोई इतना रेयर पीस मांगा है उससे कि उसने बोला साहब देखो ऐसा तो मार्केट में जनरली ऐसा है नहीं अवेलेबल, एक काम करता हूं मैं आपके लिए ना कोशिश कर लूंगा, अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको दे दूं। तो उसका मिलना नहीं मिलना ही तो क्या है? अनसर्टेन है। तो अगर किसी गुड्स का एक्विजिशन डिपेंड करता हो किस पर? किसी कंटिंजेंसी पर, किसी अनसर्टेन इवेंट पर, तो उस गुड्स को हम क्या बोलेंगे? बोलो साहब, क्या बात समझ में आई? कितने टाइप के गुड्स हो गए? तीन। कौन कौन से? एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टेंस में हो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एग्जिस्टिंग गुड्स। जो टू बी प्रोड्यूस, टू बी मैन्युफैक्चर, टू बी एक्वायर्ड हो आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉन एज। एंड जिनका एक्विजिशन बाय सेलर डिपेंड करता हो किसी कंटिंजेंसी के ऊपर, नॉन एज कंटिंजेंट गुड्स। बोलो साहब, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? पक्का?
आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए सब। आप यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिलीवरी एंड व्हाट आर दी टाइप्स। अच्छा, डिलीवरी का मतलब समझते हो क्या होता है साहब? जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आप एंटर करते हो तो देयर मस्ट बी अ डिलीवरी, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम सेलर टू बायर। अरे हाँ ना, अरे हाँ। तो अगर ऐसा हो कि मैं लोटस गया, मैंने मौका देखा, मैंने कहा अभी तो मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैंने एक मान लो मोबाइल फोन लिया और मैंने कहा 1 2 3, अब मैं लोटस के बाहर आ गया हूं, उन्होंने कहा पकड़ो पकड़ो, मैंने कहा के लिए पकड़ो? मैंने कहा देयर इज अ डिलीवरी, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम सेलर टू। अरे गेटिंग द कॉन्सेप्ट? कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी डिलीवरी की बात कर रहा हूं, मैं कुछ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि साहब लॉ मेकर को पता था कि तुम साले सब एबले हो, ऐसा कर सकते हो। अरे हाँ। अच्छा, उल्टा भी तो हो सकता है। कई कई बारी बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई 2 व्हीलर परचेस करने जाओ या 4 व्हीलर, आप जब मॉडल को देख ले तो आप चूज कर ले तो यही कार चाहिए या यही 2 व्हीलर चाहिए। अच्छा, वो तुरंत दे देते कि ये पकड़ो चाबी चलो बाहर हो। फिर क्या करते हैं वो? बोल रहा एग्रीमेंट करते हैं। सॉरी, थोड़े टाइम बाद डिलीवरी देते, क्यों? क्या नहीं रहता है? एक तो पता है गरीबों से बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि साहब उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अभी फिट करना, अरे नहीं रहता है। साइड ग्लास लगाने हैं, फिर ये लगाना है, फिर अरे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? एक तो गरीबों, तुमने खरीदा ही नहीं है कभी। अरे खरीदा है क्या? हाँ तो सर अमीर हो गए, बच्चे गरीब रह गए। आप ही के बच्चे हैं सर, इसमें आप ही के बच्चे हैं फिर दूसरे में नहीं आपके बच्चे, फिर तो हमारे खुद के बच्चे हैं। चलो साहब, सो अल्टीमेटली साहब सेलर क्या करेगा, उस पर कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, क्योंकि अभी आपका गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। हर गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाना पड़ता है, उस पर कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करके। अरे चलेगा ना? आओ साहब पहले अपन डिलीवरी समझ लेते हैं। डिलीवरी मींस, और साहब एज इट इज छाप दो मस्तिष्क में, छाप दो साहब। डिलीवरी मींस वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अच्छा, यहां सेलर टू बायर क्यों नहीं लिखा? अरे सेलर टू बायर क्यों नहीं लिखा? हाँ जी मैम, सेलर टू बायर क्यों नहीं लिखा? सॉरी, मैं बोल रहा हूं यहां पर लिखा है डिलीवरी मींस वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू, तो वन पर्सन टू अनदर क्यों लिखा? सेलर टू बायर क्यों नहीं लिखा? बेटा सावधानी रखो, अदरवाइज जब यूनिट खत्म हो जाती तो आपको लगता है ये कब हुआ, कैसे हुआ। समझ रहे हो ना साहब? बहुत इंपॉर्टेंट कहानी चल रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा और खत्म भी हो जाएगी। और जब इसका टेस्ट दूंगा ना, पहला क्वेश्चन यही होगा, आप लिख के रख लो इस बात को। मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा पहले, व्हाट डू यू मीन बाय डिलीवरी, राइट डाउन इट्स टाइप्स। तुम बोलोगे हैं इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया? ये 7 नंबर में पूछता इंस्टीट्यूट। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। ये रीजन है साहब कि अगर लॉ में ये लिख देते कि पोजीशन फ्रॉम सेलर टू बायर, कितनी दिक्कत हो जाती, कितनी दिक्कत हो जाती साहब। किसी आदमी की 100 ब्रांचेस हैं, जब भी डिलीवरी करनी पड़ती बोलते सेलर जल्दी आओ इधर, क्योंकि लॉ ने क्या लिखा, सेलर टू। जबकि जरूरी है क्या डिलीवरी सेलर के बेहाफ पर कोई भी दे सकता है, इसलिए उन्होंने लिखा वन पर्सन टू। अरे समझ में आती क्या बात? अरे समझ में आती क्या बात? अरे हाँ साहब, डिलीवरी मींस वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर।
साहब पोजीशन ट्रांसफर करने का मतलब समझते हो क्या? अरे कस्टडी, अबे ओनरशिप नहीं होता है पोजीशन साहब। पोजीशन ट्रांसफर करने का मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, समझो इस बात को। ओनरशिप अलग चीज है। यहां तो हम कस्टडी दे रहे हैं केवल। साहब ये पेन अभी तक मेरे पास था, मैंने आपके हाथ में दे दिया, इट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। और ये भी कैसा होना चाहिए? वॉलेंट्री, जोर जबरदस्ती से। अगर जोर जबरदस्ती से तुमने किसी से छीना झपटी कर ली और बोलो डिलीवरी हो गई, तो लॉ बोलेगा ना साहब, ऐसे ना चल पाएगा। डिलीवरी कैसी होनी चाहिए? वॉलेंट्री होनी चाहिए। सो डिलीवरी मींस वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो चलेगा। एज अ जनरल रूल डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ। आप अगर ऐसा कोई भी काम कर दो जिससे ये मान लिया जाए कि गुड्स अब बायर के हो गए, बायर की कस्टडी में आ गए, तो वो ये मान लिया जाएगा कि वो डिलीवरी हो गई है। और एनी पर्सन ऑथोराइज टू होल्ड, क्या जरूरी है बायर ही ले? नहीं, बायर के बिहाफ पर कोई और भी पर्सन जो बायर ने ऑथोराइज कर रखा हो वो भी ले सकता। बोलो चलेगा? बोलो चलेगा? कितने टाइप्स की डिलीवरी होती है साहब? एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। कितने टाइप की डिलीवरी साहब? एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव, एक्चुअल। एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। है याद? आओ अब पढ़ते हैं साहब ये क्या होते हैं। चलो साहब, एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है? उन्होंने बोला व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू दी। जब आप गुड्स को फिजिकली क्या कर दो? अच्छा ऐसे गुड्स जैसे पेन, अब इसकी डिलीवरी कैसे होगी साहब? मुझे फिजिकली ही आपको देना। अरे करेक्ट ना, तभी तो डिलीवरी होगी। मैंने इस गुड्स को क्या किया? फिजिकली डिलीवर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो ये कहलाएगी एक्चुअल डिलीवरी। अरे समझ में आती क्या बात? क्या लिखा आगे? एक्चुअल डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन सेलर ट्रांसफर द फिजिकल पोजीशन ऑफ गुड्स टू द बायर और टू अ थर्ड पर्सन ऑथोराइज्ड टू होल्ड गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ बायर। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिलीवरी। जनरल डिलीवरी कैसे होती है? ऐसे ही तो होती है। अरे हाँ ना, जहां से मैंने एसी खरीदा उन्होंने एसी क्या कर दिया? मुझे हैंड ओवर कर दिया, उसकी फिजिकल पोजीशन मुझे दे दी। अरे हाँ, तो जहां पर साहब क्या होता है? फिजिकली डिलीवर्ड होती है कोई गुड्स, उसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। चलेगा? दूसरा क्या होता है साहब? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या मतलब लिखा है साहब? व्हेन इट इज इफेक्टेड विदाउट एनी चेंज। अरे क्या बात है साहब, बहुत बारी ऐसा हो रहा है कि साहब जो गुड्स जहां है वहीं रहेगा, मतलब हमने उसकी कस्टडी चेंज नहीं करी। जैसे मैंने कोई फूड ग्रेन्स खरीदे, वो ए के हैं, कहां पड़े हैं साहब? वेयर हाउस में। मैंने ए से खरीदे, तो ए ने बोला कि आप इन गुड्स का करोगे, मैंने कहा वेयर हाउस में ही रखूंगा। उन्होंने कहा रखे हैं ऑलरेडी। एक काम करो, बाय मेकिंग एन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बस क्या करो, गुड्स को अपन बेचने खरीदने का काम कर लेते हैं, जहां गुड्स पड़े थे गुड्स को वहीं पड़े रहने। क्या उनकी फिजिकल कोई ट्रांसफर हुआ? क्या कोई कस्टडी चेंज हुई? तो इसको क्या बोलेंगे साहब? कंस्ट्रक्टिव। साहब देयर इज अ डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट। मैंने वेयर हाउस वाले को फोन लगाया कि हे वेयर हाउस वाले, अभी तक तुम जो गुड्स अपने पास रखे वो किसके थे? ए के थे, अब वो किसके हैं? बी के हैं। मैंने उसको एक्नॉलेज कर दिया। जब भी डिलीवरी होती है बाय एक्नॉलेजमेंट, विदाउट एनी मूवमेंट, विदाउट एनी फिजिकल मूवमेंट, उसको बोलते हैं साहब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये याद करना है, एग्जाम में आएगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा स्वर्णिम अक्षरों में। पोजीशन ट्रांसफर पोजीशन ट्रांसफर कहलाता है डिलीवरी। जब मैं उसका फिजिकल मूवमेंट कर दूं एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोलते हैं एक्चुअल। जहां रखी है वहीं रखी है, नो फिजिकल मूवमेंट, केवल हमने एक्नॉलेज कर दिया है। सो डिलीवरी दी है मैंने बाय एक्नॉलेजमेंट, इसको क्या बोलेंगे?
एग्जाम्पल दूसरा सुनो, मैंने एक फैक्ट्री खरीदी जिसमें एक मशीन लगी थी, मैंने कहा मशीन भी मेरी फैक्ट्री भी मेरी, तो क्या करें, मशीन को पहले वो एक बार खोले, फिर फैक्ट्री के बाहर लाए, फिर मुझे दे छाती पे, फिर मैं वापस उसको वहां जाके कसूं, ऐसा? क्या बोलेगा वो? साहब जहां रखी है वहीं रखी रहने दो, मैं लिख देता हूं कि आज से फैक्ट्री भी तुम्हारी हुई, हो गई डिलीवरी, है ठंडक दिल में। सॉरी, डिजिटल गुड्स इसमें आएंगे, मतलब किसमें? कंस्ट्रक्टिव में। हाँ बोल सकते, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट तो अब मतलब डीमेट फॉर्म में आने लगे वो तो, ठीक है। अरे बोलो, लेकिन शेयर स्टॉक आफ्टर अलॉटमेंट होते हैं ना, वो ध्यान रखना। अपन ने पढ़े थे ना +4 में, पहला था स्टॉक एंड शेयर्स, अरे पढ़ा था क्या? तो शेयर्स ऑलवेज कब आते हैं? आफ्टर दी अलॉटमेंट, बिफोर अलॉटमेंट कभी भी गुड्स नहीं होते हैं वो। चलें साहब, पहली डिलीवरी कौन सी थी? एक्चुअल। दूसरी कौन सी थी? कंस्ट्रक्टिव। तीसरी, कभी चाय पीने गए हो? भैया टोकन ले आओ पहले, बोलते नहीं है? टोकन इज अ सिंबल जो ये बताएगा कि आपको इस चाय के कप की डिलीवरी मिल जाएगी। अरे ऐसी फोटो खिंचवाते हो कार के, न्यू मेंबर एडेड इन दी फैमिली, नहीं करते हो ऐसा? अरे वो कार देता है तुम्हें, कितनी बड़ी चाबी देता है। इट इज अ सिंबल। अरे हाँ, इट इज नॉन एज सिंबॉलिक डिलीवरी। जब भी किसी गुड्स की डिलीवरी होती है किसी टोकन के द्वारा, किसी सिंबल के द्वारा, वो सिंबल वो टोकन दिखा देना, आपको सामान मिल जाए। अरे हाँ ना यार। चलो क्या लिखा है सिंबॉलिक डिलीवरी में? क्या लिखा है? व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ थिंग इन टोकन ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग। अच्छा, जो टोकन मुझे मिला है मैं वो खरीदने गया था कि कुछ और खरीदने गया हूं? लेकिन उसने उस कुछ और की डिलीवरी देने के लिए कुछ और यूज किया, वो टोकन या सिंबल। अरे यार, हाँ, डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट में बी मेड बाय होल्डिंग। साहब ये समझो इस बात को, अगर कोई गुड्स ट्रांजिट में है, ट्रांजिट में मतलब जर्नी में है, कोई गुड्स भोपाल से चला, इंदौर आना था, अभी बीच में ही है, और उसको खरीदने बेचने का सौदा पहले हो गया, अब वो गुड्स तो है नहीं कि है, अब उनकी डिलीवरी कैसे होगी? डॉक्यूमेंट के थ्रू, किसी सिंबल के थ्रू, किसी एग्रीमेंट के थ्रू, किसी इनवॉइस के थ्रू। जैसे ही वो ट्रक आएगा मैं उसको इनवॉइस दिखाऊंगा, मुझे डिलीवरी दे दे। तो जनरली जो गुड्स ट्रांजिट में होते हैं उनकी डिलीवरी के लिए ऑलवेज सिंबॉलिक डिलीवरी का यूज किया जाता। अरे समझ में आता क्या? हाँ बोलो जी। हाँ मैं सोच ही रहा था कि आग क्यों नहीं लगी ट्रेन में, ट्रेन आई ही नहीं, ट्रेन किसी समुद्र में किसी नदी में कूद गई तो क्या होगा साहब? अरे आप बताओ साहब क्या होगा? मैं ऐसा सोच ही रहा था, कोई तो क्रांतिकारी आएगा यहाँ पे जिस देश को आजाद करने की भरपूर कोशिश करेगा। साहब आप समझो बात को, प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम हैं बिल्कुल बेसिक पर, सारी कहानी आएंगी, टेंशन मत लो। लेकिन अगर मैंने डब्बा बदला तो जो डब्बे में बैठे हैं ना बाकी लोग, वो बेटा नीचे उतर जाएंगे, वो बोलेंगे तुम कर लो अपनी अब। तो टेंशन ना लो, ट्रेन की भी खुदाएंगे, आग भी लगवाएंगे, सब करेंगे, ठीक है? हाँ टेंशन ना लो। चलो साहब, सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है? व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ थिंग इन अ टोकन ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, जनरली कहां पर यूज की जाएगी? कोर्स ऑफ ट्रांजिट में जब भी चीजें रहती हैं वहां पर आप इस चीज को यूज कर सकते हो। वेयर actual delivery is not possible, there may be delivery of means of getting possession of goods। साहब डिलीवरी का मतलब, डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कितने टाइप की डिलीवरी? कौन कौन सी? अबे उल्टा शुरू करा, बोला सिंबॉलिक, वही सामने दिख रही। एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। एक्चुअल में क्या होगा? फिजिकल मूवमेंट या फिजिकल ट्रांसफर। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा? नो फिजिकल मूवमेंट, ट्रांसफर और डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट। और तीसरा, बोलो साहब चलेगा? पक्का? अरे हां। अब जैसे मैंने बोला कि साहब डिलीवरी करने से पहले
आप ये तय कर लें कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में हैं या, अरे आपको अगर किसी चीज की डिलीवरी देना है अपने बायर को तो पहले ये तो तय कर लो कि डिलीवरी देने लायक है या, अरे हाँ, तो गुड्स डिलीवरी देने लायक होना मतलब वो डिलीवरेबल स्टेट में। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं कि जब हम ये आप टेबल बेंचेस खरीदने जाओगे तो टेबल ऐसे नहीं आती एक्चुअली, ये पूरा अलग अलग रहता है, फ्रेम अलग रहता है और इसका जो ऊपर का जो ये वुडन ब्लॉक है ये अलग रहता है। मैंने उनसे बोला मुझे 50 पीसेस चाहिए ये टेबल और बेंचेस के, उनने कहा ठीक है साहब चलेगा। उनने कहा एड्रेस, मैंने कहा LIG स्क्वायर, उनने कहा ठीक है साहब 3 बजे तक आ जाएंगे। जब वो लेकर आते हैं तो आप देखिएगा वो 50 वुडन ब्लॉक अलग रहते हैं और इसका जो आयरन का फ्रेम है ये पूरा अलग रहता है। फिर वो यहां पर कसते हैं उसको और यहां पर जमाते जाते हैं। अब सुनना और समझना मेरी बात साहब, जब वो ला रहे थे रास्ते में ही और ऑटो का एक्सीडेंट हो गया, आप मुझे बताओ रिस्क किसकी? उनकी, मेरी है ही नहीं साहब। जब वो यहां कस रहे थे, कसते समय एक वुडन ब्लॉक टूट गया, रिस्क किसकी? साहब जब वो यहां कस रहे थे वुडन ब्लॉक पड़े थे, तुम जैसे लोग कुछ नालायक चढ़ गए उस पर, वो टूट गया, रिस्क किसकी? उनकी। काहे की आपकी? काहे की आपकी? उनकी। लेकिन जब एक बार उन्होंने कस दिया, मैंने चेक कर लिया, मैंने डिलीवरी ले ली, फिर तुम चढ़ गए। और जो ये बोल रहा है ना कि वो बच्चा चढ़ गया, बच्चा तो आपका है, कोचिंग आपकी है, कोचिंग आप क्या कर रहा, ये नहीं चलता बेटा लॉ में। ऐसा तो कुत्ता भी मेरा था जिसने शक्कर गिरा दी थी। चलो एक बार पढ़ते हैं साहब। Goods are said to be in deliverable state when they are in such condition that buyer would under the contract be bound to take delivery of। साहब गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में तब बोला जाता है जब एज अ बायर आप बाउंड हो उसकी डिलीवरी लेने के। मेरे पास कोई रीजन नहीं है नकारने के लिए। उसने साहब ये टेबल बेंचेस बिल्कुल रेडी कर दिए, पूरा कस दिया है, अब मैं किस रीजन से मना करूं? मैं बाउंड हो गया हूं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मुझे डिलीवरी लेनी ही, मतलब वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ चुके। अरे बात समझते क्या? पक्का? आओ साहब, ये अभी स्किप कर देना बेटा, डी पॉइंट इसको मैं सेपरेटली डिफरेंशिएशन के तौर पर लिखवा दूंगा, तो इसलिए मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूं बेटा। चले साहब, अब ये पर डेफिनेशन ही चल रहा था। हमने देखा बायर कौन, सेलर कौन, गुड्स क्या, कौन गुड्स के टाइप क्या, और अभी देखा डिलीवरेबल स्टेट में होना जरूरी है। चले, मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है साहब? ऐसा एजेंट जो काम करता है रिलेटिंग टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, उसको बोलते हैं मर्केंटाइल एजेंट। प्रॉपर्टी बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है काम, अगेन ऐसा देखो डेफिनेशन नहीं आती है, जैसे प्रॉपर्टी क्या होता है ये डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन ये वर्ड बाद में बहुत यूज आएगा। प्रॉपर्टी का मतलब आप जो समझते हो वो नहीं है। हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है साहब, हमारे पास 4 घर हैं, वो प्रॉपर्टी नहीं है। यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऑनरशिप से। हम बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो मतलब घर ट्रांसफर नहीं करा, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप किया है, चलेगा? क्या लिखा है साहब? प्रॉपर्टी हियर मींस ओनरशिप और जनरल प्रॉपर्टी। मालिक हमारे लिए प्रॉपर्टी का जनरल मीनिंग क्या होगा साहब? ओनरशिप से। और हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में यह बहुत जरूरी है कि साहब ओनरशिप का ट्रांसफर होना चाहिए। साहब जब तक सेलर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेगा बायर को, बायर उस गुड्स का कभी मालिक, सो देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। The ownership of goods must be transferred by seller to buyer, or there should be an agreement by seller to transfer the ownership to buyer. It means the general property right of ownership in goods, not merely a special property. यहां पर क्या बात कर रहे हैं साहब कि जनरल प्रॉपर्टी मतलब बेसिक जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं या जो ओनरशिप होती है उसके ट्रांसफर को लेकर जो बात होती है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी या ओनरशिप। चलेगा साहब? अरे बोलो जल्दी, नीचे वाला पढ़ो बेटा एक बार पैराग्राफ, जल्दी से, आपको थोड़ी मेहनत करनी है। अरे समझ में आया क्या कुछ साहब? एक होती है जनरल प्रॉपर्टी, एक होती है स्पेशल प्रॉपर्टी। यहां पर जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो जनरल प्रॉपर्टी की बात हो रही साहब, स्पेशल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही। स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब आपके पास जनरल राइट नहीं है
किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही आपके पास एक अधिकार है। अगर कल को मैं आपका लोन ना चुकाऊं तो आप मेरा घर बेच सकते हैं, इट इज नॉन एज स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी तो मेरे पास ही कि मैं इस घर के साथ कुछ भी कर सकता हूं। तो यहां पर जो प्रॉपर्टी की बात है वो जनरल प्रॉपर्टी की बात है, स्पेशल प्रॉपर्टी की बात नहीं है। चलेगा साहब? इंसॉल्वेंट क्या होता है आप जानते हो, प्राइजेस क्या होती है एक बार जल्दी से देख लो। प्राइस मींस मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। सो मनी कंसिडरेशन जो होती है उसी को हम बोलते हैं साहब प्राइस। इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सप्रेस इन दी मॉनेटरी टर्म। मॉनेटरी टर्म में जब भी हम वैल्यू ऑफ गुड्स को एक्सप्रेस करेंगे उसी को बोलते हैं उसकी प्राइस। बोलो साहब चलेगा? आइए साहब आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर 4 की, जिसका नाम है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अच्छा आप बात समझिएगा साहब, जब मैं बायर और सेलर की डेफिनेशन बोल रहा था तो मैं बोल रहा था बायर मींस अ पर्सन हु बाय और एग्री टू बाय, और बोल रहा था सेलर मींस अ पर्सन हु सेल और एग्री टू सेल। मतलब साहब जरूरी नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा वो ऑन दी स्पॉट वाला बने। भाई साहब फ्यूचर को लेकर भी तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। तो वही डिफरेंस आएगा यहां पर सेल और एग्रीमेंट टू सेल में। आओ साहब एक बार देख लेते हैं। A contract of sale of goods is a contract whereby seller transfer or agree to transfer the property in the goods to the buyer for a price। अब देखो यहां पर उन्होंने समझाया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो सेलर है वो या तो ट्रांसफर करेगा या एग्री करेगा। एग्री बोले तो फ्यूचर की बात हो रही है। क्या ट्रांसफर करेगा साहब? प्रॉपर्टी इन गुड्स, किसको? बायर को, और एक प्राइस पर। तो जब हमारा सेलर बेटा या तो ट्रांसफर करे या ट्रांसफर करने के लिए एग्री करे, क्या? प्रॉपर्टी इन दी गुड्स, किसको? बायर को, फॉर अ सर्टेन प्राइस, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अरे हां कि ना? चलें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल हो सकता है साहब। ऑफर भी एब्सोल्यूट होता है और कंडीशनल होता है। एज अ सेलर आप कंडीशन नहीं लगा सकते हो कि मैं तुम्हें बेच तो रहा हूं लेकिन पेमेंट भाई साहब पूरा कैश में चाहिए। इट इज कॉल्ड कंडीशनल। तो कंडीशनल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको पढ़ें, यहां पर आपको समझ में आएगा। Where under a contract of sale the property in goods is transferred from seller to buyer, the contract is called sale। साहब आपने जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया और प्रॉपर्टी को आपने इमीडिएट ट्रांसफर कर दिया तो उसको बोलते हैं सेल। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक इन प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, देन उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। मतलब साहब हुआ क्या? देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होते हैं दो टाइप के। साहब सेल में क्या होगा? इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। जब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया गया और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया गया फ्रॉम सेलर टू बायर, इट इज नॉन एज सेल। लेकिन मैंने बोला कि साहब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते समय कि मैं ये जो प्रॉपर्टी है, जो ऑनरशिप है, किसी फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर करूंगा या कोई कंडीशन फुलफिल होने के बाद करूंगा, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। मैंने कहा साहब आपको डिलीवरी तो मिल जाएगी लेकिन डिलीवरी लेने से पहले कम से कम 50% का पेमेंट होना चाहिए। इट इज कंडीशन। जब तक कंडीशन पूरी नहीं होगी तब तक मैं डिलीवरी ऑनरशिप ट्रांसफर करूंगा नहीं। तो ऑनरशिप का ट्रांसफर किस पर डिपेंड कर रहा है? या तो किसी फ्यूचर डेट पर या किसी कंडीशन पर। तो इसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। बोलो साहब। अरे पक्का कि मेरे को ही समझ में आ रहा? मेरे को बेटा बचपन में आ गया था। चलें चलें बोलो। हाँ लो ये पढ़ो जल्दी से। यही लिखा है देखो, प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली। द टर्म सेल इज डिफाइंड इन सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल। एग्रीमेंट टू सेल क्या होगा साहब? इसमें प्रॉपर्टी ऑन द स्पॉट ट्रांसफर, देखो लिखा है ना, नॉट ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, इट इज इंटेंडिंग टू ट्रांसफर एट फ्यूचर डेट। हम प्रॉपर्टी पास तो करेंगे लेकिन किसी फ्यूचर डेट पर करेंगे या किसी कंडीशन के कंप्लीट होने पर करेंगे। जब ऐसा हो तो साहब उसको बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल। देखो इतनी लाइन भी अगर आप लिखकर याद करके चले जाते हो तो साहब अपना काम हो जाएगा। और यहां पर लिखोगे ये वाला, हाँ है, कोई भी चलेगा बेटा, नीचे वाली करोगे तो और अच्छी बात है।
बोलो चलेगा? अरे हाँ कि ना? पक्का? चलें आगे? अच्छा मुझे बताओ, कोई एग्रीमेंट टू सेल है, क्या आगे जाके वो सेल बनेगा? हैं? डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करेगा बताओ? हाँ वैसे तो पता है सही जवाब यही है कि डिपेंड करता है। अगर सेल बनने से पहले इफ देयर इज अ ब्रीच तो फिर नहीं बनेगा, लेकिन इन जनरली बोले तो हर एग्रीमेंट को आगे जाकर सेल तो बनना ही है। चलेगा? चलें साहब आइए, ये लिखा है व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। सर एग्रीमेंट टू सेल सेल कब बनेगा? बिकम सेल व्हेन टाइम लैप्सेस और कंडीशंस आर फुलफिल्ड। जो कंडीशन उसने बोली थी वो या तो फुलफिल हो जाए या जो टाइम बोला था वो कंप्लीट हो जाए, तो आपका एग्रीमेंट टू सेल क्या बन जाएगा? सेल। चलें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने में कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए? तो साहब इतने सारे एलिमेंट होने चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 2 पार्टीज होना चाहिए, जिसमें एक बायर होगा और एक सेलर होगा। दोनों ही राजा डिफरेंट पर्सन होना चाहिए, देख लो आप, दोनों ही डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। और अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बढ़िया याद है तो बेटा वहां पर एक केस लॉ था, कौन सा? हाँ तो बोला, बहुत शानदार साहब, रामलाल एस एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। उसमें एक केस लॉ था जिसमें बताया था कि पार्टनरशिप फर्म की जो असेट्स होती हैं वो पार्टनर की को ओनरशिप में होती हैं। तो कल को फर्म अगर कोई असेट्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करती है किसको? पार्टनर्स को, तो वो 2 पार्टी नहीं मानी। मैं मेरा सामान खुद को ही थोड़ी बेच सकता हूं। ठीक है साहब, जब वो पढ़ेंगे जिक्र करेंगे, ऐसा टेंशन ना लो। नए बच्चे बोल रहे कब हुआ ये, टेंशन हुआ कभी नहीं है, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। चलेगा साहब, क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 2 पार्टीज होना चाहिए और दोनों डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। दूसरा क्या लिखा? सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? गुड्स होने चाहिए साहब, और गुड्स मींस वो सारा सब कुछ, क्योंकि तभी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा, क्योंकि यहां तो केवल गुड्स की ही बात होती है। तो सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? गुड्स होना चाहिए साहब। चलो तीसरा क्या लिखा है? प्राइस इन मनी होनी चाहिए, नॉट इन काइंड, बट पार्टली मनी और पार्टली काइंड में चल सकता है। फुल्ली आप मतलब यहां पर बार्टर सिस्टम अलाउ, बार्टर सिस्टम जानते हो ना, सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी। अगला क्या लिखा है? अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर मस्ट टेक प्लेस, मतलब ओनरशिप का ट्रांसफर होना। तो सबसे पहला बोला 2 पार्टीज होना चाहिए, दूसरा क्या बोला? सब्जेक्ट मैटर गुड्स होना चाहिए, तीसरा प्राइस होनी चाहिए जो कि मनी में हो, चौथा बोला साहब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर मस्ट है। अगला क्या लिखा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, मतलब कल को आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहे हो तो वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशन अटैच हो सकती हैं। अगला क्या लिखा है? और साहब सेक्शन 10 ने जो कुछ भी बोला, सेक्शन 10 किसका? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, उसमें जितनी वो 11 बातें लिखी हुई थी वो भी होनी चाहिए। ग्यारह समझ रहे ना, कुछ उसने स्पेसिफाई कर रखी थी, कुछ उसने स्पेसिफाई नहीं कर रखी थी, बट चाहिए तो वो भी है। अरे बोलो। चलो साहब, एक नीचे टेबल बनी है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, होमवर्क लिख लो, ये आपको पढ़कर आना है। चलें, सेल जो है वो बेटा अलग है किसी दूसरी चीजों से, जैसे सेल एंड हायर परचेज। हायर परचेज समझते हो क्या होता है? आजकल जो चीजें आप खरीदते हो बेटा वो हायर परचेज पर ही आती हैं। हायर परचेज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बेटा आपके पास ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब आप लास्ट ईएमआई पे कर देते हो। तो पहले जमाने में ऐसा होता था बेटा, जब हायर परचेज नहीं था, कि आप एक काम करो 4 व्हीलर 2 व्हीलर खरीद के ले आओ ईएमआई पर और ईएमआई भरना बंद कर दो। फिर जिस बैंक से तुमने लिया है ना लोन, उसी बैंक के पास खड़े होकर गाड़ी को हॉर्न बजाओ, वो बोलेंगे ईएमआई, तुम बोलोगे क्यों भरूं? तो वो ये भी नहीं बोल पाते थे मैं तुम्हारी गाड़ी ले जाऊंगा, क्योंकि ले ही नहीं जा सकते थे। लेकिन हायर परचेज में क्या होता है? जब तक आप लास्ट ईएमआई पे नहीं करोगे ना, आप ओनर नहीं बनोगे। इसीलिए क्या करते हैं वो, कि तुमने ईएमआई नहीं भरी, तुम्हारी गाड़ी टो करके ले जाते हैं वो, तुम देखते रह जाते हो। इसलिए ईएमआई टाइम पे भरा करो। चलो सो साहब, दूसरा डिफरेंस है सेल वर्सेस हायर परचेज के बीच में। सेल वर्सेस बेलमेंट भी एक कॉन्सेप्ट होता है साहब। बेलमेंट में क्या होता है? आप ओनली पोजीशन ट्रांसफर करते हो बेटा। कभी कभी आप किसी गुड्स को यूज करने के लिए नहीं दे देते हो दूसरे को, जो दे रहा है उसको बोलते हैं बेलर, जिसको दिया जा रहा है उसको बोलते हैं बेली। इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ बेलमेंट। इसमें ओनरशिप कभी पास नहीं होती बेटा, उसमें ओनली पोजीशन पास होता है।
अरे कई बार होता है ना, आप दूसरे का सामान लेते हो यूज करने के लिए, फिर वापस कर देते हो। तो ये भी एक है बेटा, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर, ये भी आपको पढ़ना है। तो ये सारे होमवर्क हैं जो आपको देख लेने हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमने बाकी की चर्चा कर रखी है। बोलो साहब, यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, डाउट? आगे बढ़ते हैं साहब। सेक्शन नंबर 5, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, कैसे बनता है साहब? तो इस तरीके से बनता है, देखो एनालिसिस पर देख लो डायरेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी मेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड। पहला क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच। सब आप एक कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो कोई भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो, सेल ऑफ गुड्स का हो या नॉर्मल हो, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत तो बेटा ऑफर से ही होती है। एज अ बायर आप किसी दुकान पर जाओ, ऑफर दे दो, या सेलर आपको ऑफर दे, तो शुरुआत कहां से होगी साहब? ऑफर से। अगला क्या लिखा है? देयर में बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ। साहब आप क्या करो, इमीडिएट डिलीवरी भी, छोटे सामानों की डिलीवरी ऑलवेज इमीडिएट बेसिस पर ही हो जाती है। आगे क्या लिखा है साहब? देयर में बी इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस। अक्सर ऐसा होता है डिलीवरी भी लो, पेमेंट भी तुरंत दो, लेकिन कभी कभी वो फ्यूचर पेमेंट भी होता है ना, क्रेडिट पर चीजें मिल जाती हैं, वो भी बेटा पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर में बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस। यहां पर क्या था? इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, बट डिलीवरी फ्यूचर में होगी। यहां दोनों इमीडिएट हैं। यहां क्या लिखा? इट में बी एग्रीड दैट डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट। हम डिलीवरी भी इंस्टॉलमेंट में देंगे, पैसा भी इंस्टॉलमेंट में देना। अब ये मत बोलना एसी इंस्टॉलमेंट पे दे दी उन्होंने, कि अभी मैं केवल विंग्स भेज दूंगा, बाकी फिर उसकी मशीन भेजूंगा, फिर तुम जोड़ते रहना आराम से। इट में बी एग्रीड दैट डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट, दोनों ही फ्यूचर डेट पर हो सकती है। तो इतने सारे तरीके हैं जिनको यूज करके आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना सकते हो। बोलो साहब, चलेगा? चलें, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या लिखा? सेक्शन नंबर 6। हाँ, पढ़ना पूरा पड़ेगा बेटा, इसके अलावा कोई अपने पास ऑप्शन है नहीं बेटा। और अभी भी वैसे भी मेरे पास 10 से 12 मिनट हैं, तो फिर यूज ही करेंगे अपन। चलें, सेक्शन नंबर 6 क्या बोल रहा बेटा? एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। द गुड्स विच आर फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल मे बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स और एक्वायर्ड पजेस्ड बाय द सेलर और फ्यूचर गुड्स। बेटा उन्होंने क्या बोला कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑलवेज गुड्स ही होता है। गुड्स आपके एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकते हैं और फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देयर में बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय सेलर डिपेंड अपॉन सम कंटिजेंसी। मतलब गुड्स कैन बी कंटिजेंट गुड्स आल्सो, तो एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं, फ्यूचर भी हो सकते हैं और कंटिजेंट। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि साहब आप भूल ना जाओ कि सब्जेक्ट मैटर ऑलवेज क्या होगा? गुड्स। गुड्स 3 टाइप के हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिजेंट। बोलो साहब, चलेगा? क्या लिखा? वेयर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर परपोर्ट टू इफेक्ट अ प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। आज प्रेजेंट में खड़े होकर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर कर रहा हूं फ्यूचर गुड्स के लिए, तो ये सेल कहलाएगा कि एग्रीमेंट टू सेल कहलाएगा? वही लिखा है। सेक्शन नंबर 7 क्या बोल रहा है? गुड्स पेरिशिंग। पेरिशिंग का मतलब खराब हो रहे, बिफोर मेकिंग दी कॉन्ट्रैक्ट, बनाने से पहले ही खराब हो गए साहब। क्या हो रहा है? सो वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड इफ गुड्स without the knowledge of seller have at the time when contract was made perished or become so damaged as no longer to answer to their beta case study। आप मुझे बताओ साहब, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने से पहले ही गुड्स खराब हो गए या इतने डैमेज हो गए कि अब उनका डिस्क्रिप्शन भी करना पॉसिबल नहीं है और सेलर को पता भी नहीं था, तो साहब ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइड, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा साहब कैंसिल। यही लिखा है सेक्शन नंबर 7 के अंदर। अरे हां, क्या बोला साहब? बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। यहां क्या लिखा? एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? फ्यूचर डेट वाला। तो एग्रीमेंट टू सेल हो गया था लेकिन अभी सेल नहीं हुई थी, उसके बीच में क्या हो गया? गुड्स खराब हो गए, तो क्या होगा? पढ़ो। Where there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of seller or buyer perish or become so damaged as no longer to answer to their description and agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided or become। आप मुझे बताओ, एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद और सेल होने से पहले गुड्स खराब हो गए, डैमेज हो गए,
जब साहब गुड्स की डिलीवरी भी नहीं हो, प्रॉपर्टी भी पास नहीं हो, तो रिस्क किसकी? अल्टीमेटली सेलर की ही है, और एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइड, कैंसिल हो जाएगा इस केस में भी। लेकिन दोनों में अंतर आपको समझना पड़ेगा साहब। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने से पहले हो गए थे, लेकिन यहां पर हो रहा है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बीच में, इसलिए सेक्शन अलग अलग लिखे हुए हैं। चलें, पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स। बेटा आपने एक इम्पॉसिबिलिटी पढ़ी थी, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जो इम्पॉसिबिलिटी हो जाए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से पहले। तो अब जब इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया तो भी क्या हो जाता है? वॉइड। चलें, सेक्शन 9 एंड 10 क्या बोल रहा है साहब? असर्टेनमेंट ऑफ साहब, क्योंकि जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा तो एक प्राइस पर होगा। अरे चलेगा क्या? तो वो प्राइस कैसे निकाली जाए साहब? वो लिखा हुआ है इस सेक्शन के अंदर। हाँ, बस थोड़ा सा बचा है तो इसको अपन पढ़ ही लेते हैं। चलें साहब, जल्दी से पढ़ें। चलो एनालिसिस से पढ़ लो साहब। प्राइस मींस द मॉनेटरी कंसीडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। कैसे होगा साहब? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट। प्राइस कैसे कर सकते हो साहब? कॉन्ट्रैक्ट से फिक्स कर लो। दूसरा, एग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय दी। अच्छा, या तो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर लो कि ये सामान मैं इतने में बेचूंगा और इतने में खरीदूंगा, या तो ऐसा कर लो कि कॉन्ट्रैक्ट में वो तरीका लिख दो कि जब भी हम इसको खरीदने बेचने की बात करेंगे तो इसकी प्राइस इस तरीके से डिसाइड की जाएगी या डिटरमाइन की, तो वो तरीका भी लिख सकते हो। तीसरा क्या लिखा है? डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन दी। साहब, ना तो तरीका लिखो ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखो, तुम तो ये बोलो कि जब हम खरीदेंगे तब देख लेंगे, मतलब जब डील करेंगे तब उसी समय देख लेंगे, तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें, एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा? ये तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की कहानी हो गई। वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल goods on the term that price is to be fixed by valuation of third party and such third party cannot or does not make such valuation, the agreement is thereby। क्या बोला साहब आपने? एक एग्रीमेंट टू सेल था और उसमें हमने बोला कि जो प्राइस है वो थर्ड पार्टी कोई डिसाइड करेगी, और वो थर्ड पार्टी बेटा प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रही है, तो क्या करो? कैंसिल कर दो। वही उन्होंने कर दिया है। प्रोवाइडेड दैट if goods or any part thereof has been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay a reasonable price। साहब, प्राइस थर्ड पार्टी को डिसाइड करना था, लेकिन प्राइस डिसाइड हो उसके पहले हो सकता है आपको मैंने गुड्स दे दिए या उसकी पार्ट डिलीवरी कर दी है और अब थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रही है, तो क्या करो? कॉन्ट्रैक्ट कर दो कैंसिल, लेकिन जितनी आपको डिलीवरी दी है उसकी रीजनेबल प्राइस आप क्या कर दो? पे कर दो। जी, मैं सोच ही रहा था कि ये भी तुम पूछोगे कि साहब व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल प्राइस। हाँ, ये डिपेंड करेगा साहब फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पर। मार्केट वैल्यू क्या उस समय की, वही बेसिकली रीजनेबल प्राइस हो जाएगी। वेयर सच पार्टी इज प्रिवेंटेड, अच्छा सच नहीं, थर्ड पार्टी, when where such third party is prevented from making the valuation by the fault of seller or buyer, the party not in default may maintain a suit for damages against the। पहले केस में क्या बोला? डिसाइड कौन करेगा? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही, कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दो? कैंसिल। अगर कुछ पार्ट डिलीवरी या गुड्स की डिलीवरी हो गई तो क्या कर दो? रीजनेबल प्राइस। सेकंड ये बोल रहा है कि थर्ड पार्टी प्राइस इसलिए डिसाइड नहीं कर पा रही क्योंकि या तो बायर या तो सेलर कोई तो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको प्राइस डिटरमाइन नहीं करने दे रहा है। तो जो पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट है वो पार्टी चाहे तो अगेंस्ट डिफॉल्ट पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, और अगर कल को कोई डैमेजेस हुए तो वो डैमेजेस की भरपाई, से फॉर एग्जांपल साहब थर्ड पार्टी को रोका जा रहा है बायर के द्वारा कि वो प्राइस डिसाइड ही, तो फॉल्ट में कौन है? बायर। केस कौन फाइल कर सकता है? सेलर। कल को सेलर को इस वजह से कोई डैमेज भी हुए तो वो बायर से ले सकता है। इति श्री देवाखंडे प्रथम अध्याय हो जाता है समाप्त। क्या करना है साहब? आज इसको प्रॉपर ढंग से रीड करें, जो होमवर्क दिया है वो करें, और साहब आपसे मिलेंगे कल एक नई यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।